हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एविडेंस का एक बहुत एसेंशियल टॉपिक के बारे में, जो है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो लॉ से रिलेटेड और एविडेंस लॉ उसमें एक सब्जेक्ट अगर है, तो डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही आपको क्वेश्चन में नज़र आएगा। आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी दे रहे होगे तो भी डाइंग डिक्लेरेशन को अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ही देखोगे। तो आइए समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज है उसके बारे में जानेंगे, और आपका ये सेक्शन 32 क्लॉज 1 का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किस मैक्सिम के ऊपर है बेस्ड है और इसका क्या मतलब है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में आपका डिफाइंड है। डाइंग डिक्लेरेशन वैसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि मरने से पहले, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, मतलब अगर वो एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेथ, मतलब अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका डेथ होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है इंडियन लॉ में, लेकिन वो एट द टाइम बिफोर हिज डेथ अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट बाय ओरल और रिटन फॉर्म अगर वो बोलता है जिससे वो साफ साफ ये जाहिर होता है कि कॉज ऑफ डेथ के बारे में वो बताता है, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि उसके डेथ का एक कारण बना, तो वैसे स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट स्टेटमेंट मानते हैं आपके सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर, और उसको कहते हैं हम डाइंग डिक्लेरेशन। तो आपको जैसे मैंने बताया कि मे और मे नॉट बी इन रिलेशन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। हो सकता है कि उसको ये पता ना हो कि उसका डेथ का जो टाइम है या प्रॉक्सिमिटी में ऑफ टाइम है, या फिर वो उसका डेथ होगा ही, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये बात है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताए, या तो उस सर्कमस्टांसेस के बारे में बताए, सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन जिसके पूरा कंप्लीट होने से ये बात स्पष्ट होता है कि उसके डेथ का रीज़न क्या हो सकता है। तो ये आपका जो दो इम्पॉर्टेंट बात हो गया डाइंग डिक्लेरेशन का डेफिनेशन में। ये आपका एक मैक्सिम है, नेमो मोरिटरस प्रिजेम्प्ट्योर मेंटायर। इसका मतलब ये होता है, ये आपका ये मैक्सिम का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई इन हिज माउथ। इसका मतलब ये है कि मेकर का मतलब क्या हुआ, गॉड। ऐसा ये मानते हैं कि भगवान के पास जाने से पहले कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये इनहेरेंट ट्रस्टवर्दीनेस और सोलमनिटी के बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना गया है एविडेंस लॉ में, ठीक है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि अ मैन नेमो मोरिटरस प्रिजेम्प्ट्योर मेंटायरस, इस बेसिस पे इसको रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं हम सेक्शन 32 में, ठीक है। अब देखिए, इस डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हियर से एविडेंस, जो कि हम बोलते हैं कि हियर से एविडेंस जो है वो एविडेंस प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि हम हियर से एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो जिस आदमी ने ना वो होते हुए देखा है, ना वो सुना है, और किसी के कहने पे अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है, तो अगर वैसे स्टेटमेंट को अगर प्रॉपर एविडेंस माना जाता तो उसके ट्रस्टवर्दीनेस को चेक नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें कि आपका डाइंग डिक्लेरेशन भी एक एक्सेप्शन है। इसका देखिए रीज़न कि एक्सेप्शन ऑफ हियरसे को क्यों वैलिड माना जा रहा है, ऑल्दो जो इसने बोला उसका तो क्रॉस एग्जामिन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाई कर गया है, वो मर चुका है। तो दो रीज़न है जिसके बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन ऑल्दो एक हियरसे एविडेंस है तभी भी उसको मान्य माना जाता है। वो है नेसेसिटी, और दूसरा है इनहेरेंट ट्रस्टवर्दीनेस, या फिर हम इसको सोलमनिटी भी कह सकते हैं। नेसेसिटी का अर्थ ये हो गया कि क्योंकि उस समय उस सर्कमस्टांस को एक्सप्लेन करने वाला आदमी मौजूद नहीं है, तो वैसे सेंस में जो बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होगा वो होगा आपका डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि वो स्टेटमेंट जो कि मरा हुआ आदमी बोला था। तो नेसेसिटी भी एक फैक्टर है जिसके कारण एक्सेप्शन होने के बावजूद उसको रेलेवेंट माना जाता है। और दूसरा है इनहेरेंट ट्रस्टवर्दीनेस, जो कि आपके इस मैक्सिम का भी मतलब है
कि मरे हुए आदमी का जो स्टेटमेंट होता है वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन नो वन टेल्स लाई। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है डाइंग डिक्लेरेशन को, इवन दो वो है हियर से एक्सेप्शन है, तभी भी उसको मानते हैं। तो ये आपका ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन। इसका कोई प्रोसीड्योर मेंशन्ड नहीं है कि एक फ़िक्स्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, पेपर में होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, सील होना चाहिए। देयर इज़ नो फिक्स्ड प्रोसीड्योर अबाउट दैट। ठीक है, देयर इज़ नो फिक्स्ड प्रोसीड्योर ऑन हाउ यू शुड रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। To whom you should record dying declaration, it could be extrajudicial, it could be judicial. When we say कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने, क्या ये ज़रूरी है कि आप डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने ही बोल सकते हो? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ कोई स्टेटमेंट है जो कि सामने वाला आदमी मर चुका है, तो वैसे स्टेटमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं। लेकिन पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट या फिर कोई रिलेटिव के सामने दिया गया स्टेटमेंट जो कि इंटरेस्टेड विटनेस भी है उस पर्टिकुलर केस में, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में उन लोगों के समक्ष दिया हुआ डाइंग डिक्लेरेशन थोड़ा सा वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है, और तब कोरैबोरेशन की अ लिटिल बिट ज़रूरत होती है। ऑल्दो डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है कि वो बहुत सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अगर ये बात पता चल गया कोर्ट में, अगर ये सिद्ध हो गया कि उसमें जो है डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे सर्कमस्टांसेस में बना है या ऐसे जगह से बना हुआ है कि वहाँ पे बात बनावटी या सस्पिशन का बात नहीं है, बल्कि सीधे सीधे डायरेक्ट एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है और ये टेंटेड नहीं है एट ऑल, तो डाइंग डिक्लेरेशन को एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस मान के और उस बेसिस पर ही सिर्फ अक्यूज़ को गिल्टी भी कन्विक्ट किया जा सकता है कि सिर्फ उसमें कोरैबोरेशन की भी नीड नहीं होगी इन दैट सेंस, अगर वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस हो। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड विटनेस को बनाया गया स्टेटमेंट है या फिर कोई तरह का कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है स्टेटमेंट में, बहुत सारे डाइंग डिक्लेरेशन बने हैं और चारों डाइंग डिक्लेरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वैसे स्टेटमेंट को, वैसे डाइंग डिक्लेरेशन को थोड़ा सस्पिशन से देखते हैं और तब उसमें कोरैबोरेशन की ज़रूरत है। तो आपको एमसीक्यू के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि कैन डाइंग डिक्लेरेशन बी अ सोल क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कन्विक्ट एन एक्यूज्ड, इस तरह का आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर येस हो सकता है, येस ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू का ये आपको जो मैंने बताया कि इट कुड बी अ सोल क्राइटेरिया टू कन्विक्ट अ पर्सन, और उसके बाद अगर थोड़ा भी कुछ सस्पिशन है तो वैसे सर्कमस्टांसेस में फिर कोर्ट कोरैबोरेशन को भी मानेगी। लेकिन एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस अगर देखें, एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस बोलेंगे कि कोरैबोरेशन कुछ सर्कमस्टांसेस में ज़रूरत है, लेकिन एज पर द लॉ डाइंग डिक्लेरेशन कुड बी यूज्ड एज अ सोल क्राइटेरिया फॉर कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड। अब बात करते हैं कि अगर कोई एफआईआर किया है, ठीक है, वो एफआईआर में उसने कॉज ऑफ डेथ के बारे में एक्सप्लेन किया है, कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और उसके बाद एफआईआर जो है वो करवाने वाला आदमी मर जाता है, ठीक है, तो उसने स्टेटमेंट दिया है कि उसका ऐसे अगर उसके ऐसे दुश्मन है और वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंसा हुआ है कि उसका डेथ प्रोबेबल है, इस तरह का कुछ उसने मतलब एफआईआर किया है कि उसके साथ मारपीट हुई है या सर्कमस्टांसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है और फिर वो आदमी मर जाता है, तो इस एफआईआर को भी ट्रीट किया जाएगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, अगर वो पर्सन मर जाता है। लेकिन अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आदमी कोमा में है, ठीक है, और वो पर्सन जो है सरवाइव कर जाता है, व्हेन ही डज नॉट डाई, तो उस सर्कमस्टांसेस में कोरैबोरेशन या कॉन्ट्रडिक्शन में वैसे स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है, जो कि आपका सेक्शन 145 और 157 में दिया गया है। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो वैसे स्टेटमेंट में ही होगा जो कि रिटन हो, और कोरैबोरेशन तो रिटन और ओरल दोनों स्टेटमेंट में होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन का बना हुआ था वो रिटन फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में है, वो फिर डिसाइड करेगा कि कोरैबोरेशन या कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्टर्स थे
डाइंग डिक्लेरेशन के अब हम इम्पॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पररी बहुत ही लीडिंग केस है, जिसमें कि एक पर्सन होता है, उसका एक क्रेडिटर होता है, ठीक है। उस क्रेडिटर ने क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होता है, और पकाला नारायण जो है इसमें ये पर्सन उसको बोलता है, उसका जो डेटर है, कि तुम मेरे गांव आओ और मैं तुमको जो तुम्हारा पैसा है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। उसने अपनी वाइफ को ये बताया कि उसका जो डेटर है वो अपने गांव बुला रहा है और उसके बाद वो उसको पैसा दे देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसने अपनी वाइफ को बताई। वो जाता है अपने डेटर से मिलने के लिए, और वापस आने वाली ट्रेन में एक ट्रंक में उसकी कटी हुई लाश मिलती है, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो स्टेटमेंट उसने वाइफ को दिया था, ऑल्दो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वाला स्टेटमेंट नहीं है, उसको ये नहीं पता था कि उसका डेथ होने वाला है, लेकिन उसने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किया कि वो डेटर से मिलने गया था, कोई पैसा का लेन देन की बात की गई थी, तो वैसे स्टेटमेंट को भी डाइंग डिक्लेरेशन माना गया है। वो सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखिए, आशाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बात बोला गया है कि सोल क्राइटेरिया ऑफ कन्विक्शन डाइंग डिक्लेरेशन भी माना जाता है, लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं भी किसी तरीके से सस्पिशन, सिर्फ मियर कंजेक्चर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, मियर सस्पिशन नहीं है, बल्कि एक कोजेंट एविडेंस है, एक इम्पॉर्टेंट और वेफुल जो होता है ना, वेट है इस एविडेंस में। ऐसा अगर है तो एक सोल क्राइटेरिया भी हो सकता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में ये बात कही गई है और देखा गया है कि साइन भी कुड बी रिगार्डेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। ओरल और रिटन के अलावा अगर साइन से भी कोई किसी को कुछ बोलता है तो भी वो भी रिगार्ड किया जाएगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक ऐसा केस है जिसमें 2-3 डाइंग डिक्लेरेशन थे और डिफरेंट पर्सन को डाइंग डिक्लेरेशन दिए गए थे। डॉक्टर को दिया गया था, उसके रिलेटिव को दिया गया था, तो पुलिस को दिया गया था और मैजिस्ट्रेट को दिया गया था। तीनों चारों डाइंग डिक्लेरेशन में यही बात कही गई थी कि उसके डेथ का रीज़न उसकी मदर इन लॉ है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसके स्टेटमेंट में, उसके डाइंग डिक्लेरेशन में, तो कोर्ट ने ये माना कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ट्रुथफुल डाइंग डिक्लेरेशन है और ये बेसिस हो गया उसके कन्विक्शन का। ऐसे भी अगर 3 डाइंग डिक्लेरेशन है या एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है, तो जो फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन है फर्स्ट इन टाइम उसको मान्य माना जाता है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन है डिफरेंट डाइंग डिक्लेरेशन में, तो फिर कोर्ट सस्पिशन से इसको देखेगी और इन दैट सर्कमस्टांसेस कोरैबोरेशन ऑफ एविडेंसेस का नीड होगा। तो ये थे आपके फैक्टर्स डाइंग डिक्लेरेशन के इम्पॉर्टेंट वंस, जिसमें ये आपको ये इम्पॉर्टेंट आपने देखा कि ये हियरसे एविडेंस जो है ये एक काइंड ऑफ हियरसे एविडेंस है, बट स्टिल एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। स्टे ट्यून्ड और स्टे सेफ इन कोरोना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।